हे गाइस, आई एम शालिनी। वेलकम यू ऑल ऑन बंसल ट्यूटोरियल। तो कल का टॉपिक था हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था और आज मैंने आपको बताया था कि आज हम देखेंगे कि फॉरेन का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, फॉरेन इम्पैक्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करना है आज हम लोगों को। इसमें सारे एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएससी के लिए है, सिर्फ एसएससी के लिए है या सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए है। जो भी वनडे एग्जाम होते हैं एमसीक्यू वाले, वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये चैप्टर से हमेशा एक या दो सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आपके फ्री के मार्क्स है 2 नंबर के, यहाँ से आपके कवर अप हो जाएंगे वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसको जरूर देखें। बाकी 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुका है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा या आई कार्ड पे भी शो कर रहा होगा, आप वहां से देख सकते हो, या वीडियो एंड होने के बाद स्क्रीन पे आ जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हो। तो आप जहां चाहो वहां से देख सकते हो। चलो, आज का पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। आइडिया जो है प्रस्तावना का, हमने कहां से बोरो किया, कहां से लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? इटली से, कनाडा से, फ्रांस से और यूएसए से। तो याद रखना, ये हमने लिया है यूएसए से। अच्छा, कुछ और याद आ रहा है क्या प्रियम्बल से आप लोगों को? कल मैंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में बताया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने, जिसको अनअपोज तरीके से क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो याद रखना, यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में प्रियम्बल का रूप ले लेता है। और ये लिया कहां से गया है? तो यूएसए से लिया गया है। किसके द्वारा प्रियम्बल पहली बार रखा गया? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव फ्रॉम। जो कॉन्सेप्ट है हमारा कि भारतीय संविधान में राज्यों का एक संघ है, ये जो अवधारणा है कहां से ली है? अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश अमेरिकन एक्ट से, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो याद रखना, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से लिया गया है। ये 1867 का ये एक्ट था। हमने भारत में आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत। याद रखना, ये टर्म्स आ जाते हैं, शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, तो ये है आपका आर्टिकल 1 के अंदर। नेक्स्ट देखो, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या सुप्रीम है? सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट और रिलीजन। देख लो जरा, यूपीपीसी 2013 बीपीएससी के भी आया हुआ सवाल है। देखो, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। क्यों भाई? ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? चीजें लिखी हुई है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग क्या करना है? पार्लियामेंट को काम करना है या कोई भी लॉ का निर्माण करने के लिए इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना है। कोई भी इस फ्रेमवर्क के बाहर नहीं जा सकता है। तो क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या हो गया? सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया हो गया। क्या हो गया भाई? तो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, सर्वोच्च कानून भारत का क्या है? आपका संविधान है। फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो क्या है? जैसे कि हमने कुछ स्ट्रक्चर लिखे हैं, पावर एंड ड्यूटीज लिखी है गवर्नमेंट की, किस तरीके से होना चाहिए भाई, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में, फंडामेंटल राइट है जिसको किसी भी कीमत पे छीना नहीं जा सकता लोगों के द्वारा, डीपीएसपी दिया गया है सिटीजन्स के लिए। तो ये सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए कोई भी लॉ का निर्माण किया जाता है आपके पार्लियामेंट के द्वारा। Next question. The concept of judicial review in India has been adopted from the Constitution of. Judicial review हमने कहाँ से लिया है? न्यायिक समीक्षा हमने कहाँ से लिया है? यूके, यूएसए, यूएसएसआर और ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना, हमने न्यायिक समीक्षा जो लिया है वो यूएसए से लिया है। कहाँ से लिया है भाई? तो यूएसए से लिया है। इसमें न्यायिक समीक्षा में होता क्या है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए नियम कानून को क्या किया जा सकता है? रिव्यू किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा। जो भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन लिया जा रहा है उसका रिव्यू किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू द्वारा। इसीलिए बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर पार्लियामेंट ने कोई भी कदम उठाया तो बीच में कौन आएगा भाई? तो बीच में आएगा न्यायिक समीक्षा।
दायरा न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ये सारी चीजें जुडिशियल रिव्यू के तहत क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो क्या होगा, यूएसए होगा। नेक्स्ट है, और फिर क्या होता है, उस लॉ को इनवैलिड करार कर दिया जाता है, उस लॉ को क्या कर दिया, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता है आपके कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से बताना है द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। स्कोप जो है जुडिशियल रिव्यू का, लिमिटेड है इंडिया के अंदर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फीचर्स बोरो किया हुआ है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, कुछ फीचर बोरो किया है आपके, ये बात बिल्कुल सही है। स्कोप जो है जुडिशियल रिव्यू का लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है, अगर संविधान के अंदर रहते हुए पार्लियामेंट कोई कानून बना रही है तो उस कानून का जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, उस कानून का जुडिशियल रिव्यू नहीं करती है। जुडिशियल रिव्यू तभी होगा जब पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाएगी जो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया ढांचा के खिलाफ होगा वो कानून। समझ रहे हो, तो क्या हो गया, एक लिमिटेड हो गया। दायरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक दायरा है। नेक्स्ट में चलेंगे, द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हमारा जो फेडरल सिस्टम है, संघीय ढांचा है, वो कहां से इंस्पायर है, कनाडा, यूके, यूएसए और आयरलैंड। तो याद रखना, कनाडा से इंस्पायर है। अगर हम देखें तो फेका, ये याद रखना, फेडरल और सीए से कनाडा, फेडरल और कनाडा, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। अब बात कर लेते हैं संघीय प्रणाली क्या है। अगर हम बात करें ये संघीय प्रणाली, तो संघीय प्रणाली का मतलब है स्टेट और सेंटर, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। समझ रहे हो, शक्तियों का बंटवारा होगा केंद्र और राज्य के बीच में। ये संघीय प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है। अब हमें बहुत अच्छे से पता है भाई, तो ये फेडरल सिस्टम है वो क्या है, यूएसए बड़े बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। फिर हमने कनाडा क्यों बोला, यूएसए क्यों नहीं बोला, दिमाग में ये बात आई क्या कि हमने कनाडा का नाम क्यों लिया, कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है, हमारी जो संघीय प्रणाली है, वो कनाडा के अनुसार है, ना कि यूएसए के अनुसार। ऐसा हमने क्यों बोला, हमने इसलिए ऐसा बोला कि कनाडा में जो राज्य है, कनाडा के अंदर जो राज्य है, जितनी भी, तो वो क्या है आपके, वो एक एग्रीमेंट के तहत एक साथ नहीं आए, वो कनाडा का हिस्सा है, कनाडा से बाहर नहीं जा सकते वो। जैसे कि इंडिया में है, इंडिया में कितने राज्य हैं, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ, जितने भी राज्य हैं कमेंट सेक्शन में बताओगे आप सभी। वो एक एग्रीमेंट के तहत इंडिया में नहीं आए हैं। इंडिया का ये एक क्या है, एक अंग है, अभिन्न अंग है, जिसको किसी भी कीमत पे निकाला नहीं जा सकता। कब तोड़ा जाएगा, अमेंडमेंट करके तोड़ा जाएगा। जिस तरह से एक बॉडी के हिस्से को, बॉडी के किसी भी पार्ट को आप अलग नहीं कर सकते। अपने हाथ को अलग कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना, ऑपरेशन के तहत करोगे अलग, काट के निकाला जाएगा, जिसमें काफी दर्द भी होगा। वैसे ही इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, वो क्या है, इंडिया का एक अभिन्न अंग है। जैसे हमारे शरीर में हर एक अंग महत्वपूर्ण होता है, एक अंग को काट कर नहीं निकाला जा सकता, उसी तरह से इंडिया में किसी भी स्टेट को अपनी मर्जी से बाहर जाने का अधिकार नहीं दिया गया है। ये कैसे बाहर जाएंगे भाई, तो अमेंडमेंट के तहत जाएंगे, ऑपरेशन होगा इनका। ऑपरेशन किस तहत में होगा, अमेंडमेंट के रूप में इनका ऑपरेशन किया जाएगा। इसलिए अमेंडमेंट से इंडिया के किसी भी पार्ट को दूसरे देश को दिया जाता है, वही कनाडा में भी होता है। तो अपनी मर्जी से आओ और अपनी मर्जी से चले जाओ, ऐसा हिसाब नहीं है इंडिया में, ना ही कनाडा में। लेकिन यूएसए में क्या है, यूएसए में जितने भी स्टेट्स हैं, वो एक एग्रीमेंट के तहत एकजुट होकर आए हैं। यूएसए के अंदर वो चाहे तो यूएसए से बाहर भी जा सकते हैं, यूएसए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक एग्रीमेंट के तहत एक साथ मिलकर रह रहे हैं कि भाई हम अकेले अकेले रहेंगे तो हमें कोई भी तोड़ सकता है, हमें कोई भी खत्म कर सकता है। लेकिन अगर हम एक साथ रहेंगे, जैसे एक लकड़ियों का गुच्छा अगर एक साथ रहता है, तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एकता में क्या है, शक्ति है, इसलिए वो साथ रह रहे हैं, जो जब मन चाहे वो बाहर जा सकते हैं एग्रीमेंट को तोड़ के। इसलिए हमारा जो फेडरल ढांचा है वो कनाडा की तरह है, ना कि यूएसए यूके की तरह, यूएसए की तरह। ठीक है, तो कनाडा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो डिफरेंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो ब्रिटिश का था। क्यों भाई, बोथ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, क्योंकि दोनों में ही रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना होती है। बाइकैमरल लेजिस्लेशन, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली।
तो ये तीनों ही बातें अगर आप देखोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी है, साथ ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी है। लेकिन अगर हम जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करें, हम न्यायिक समीक्षा के बारे में बात करें, तो ये क्या है? ये इंडिया में तो न्यायिक समीक्षा है, लेकिन भाई ब्रिटेन में है क्या? सोचो जरा। नहीं, ब्रिटेन में नहीं है, न्यायिक समीक्षा ब्रिटेन में नहीं है। इसीलिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है भाई? सोवरिन, संप्रभु बोला जाता है। समझ रहे हो? सोवरिन बोला जाता है, संप्रभु बोला जाता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट को। क्यों संप्रभु बोला जाता है? क्योंकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा जो भी नियम कानून बनाया जाएगा, ध्यान रखना, जो भी नियम कानून ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा क्वेश्चन मार्क उस पर नहीं उठाया जा सकता। कोई भी तरह का जुडिशियल रिव्यू बाहर नहीं होगा उस पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए नियम और कानून पे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर ही क्यों ना हो। लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर किसी भी तरह का कोई भी नियम कानून बनाया जाएगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिखे हुए चीजों से खिलाफ है, तो क्या होगा? तुरंत जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, और वो नल एंड वॉइड करार हो जाएगा अगर वो गलत तरीके से किसी भी कानून को बनाया गया है तो। समझ लो, तो इंडिया में पार्लियामेंट सोवरिन नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में पार्लियामेंट सोवरिन है, संप्रभु है। तो सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो। अच्छा, एक चीज और बताओ, रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? देखो, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव समझ में आ रहा है, नाम मात्र का। तो नाम मात्र का कौन है भाई? तो प्रेसिडेंट है नाम मात्र के। ठीक है, पोजीशन में लग तो रहा है बहुत पावर है, लेकिन होता नहीं है। इनको रबड़ स्टैंप भी बोला जाता है। इसीलिए रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। सारा काम इनके हाथों से होता है, रियल है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा एक को रह गया, जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्टेड। अब जुडिशियल रिव्यू कहाँ एग्जिस्ट होता है? देखो, दूसरे तरीके से पूछा गया है, इंडिया यूएसए यूके ओनली। तो सिर्फ कहाँ है भाई? तो इंडिया और यूएसए दोनों में ही क्या है? जुडिशियल रिव्यू है। लेकिन वही यहाँ पे यूके होता, इंडिया एंड यूके, तो यूके नहीं है, इसलिए याद रखना, कंफ्यूजन के दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, of which of the following features is are common to Indian and USA? कौन सा फीचर कॉमन है इंडिया और यूएसए के अंदर? रेसिडरी पावर, मतलब ऐसी शक्ति ना तो स्टेट लिस्ट में है, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है, और ना ही आपके सेंट्रल लिस्ट में है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में ही नहीं है। तो क्या होगा? अवशिष्ट सूची पावर्स में चला जाएगा, अवशिष्ट शक्तियों में चला जाएगा, रेसिडरी पावर में चला जाएगा, जो कि सेंटर के हाथों में होगा। रेसिडुअरी पावर वेस्टेड इन द स्टेट। रेसिडुअरी पावर कहाँ है? स्टेट के हाथ में है। प्रेसिडेंट के पास पावर है पॉकेट वीटो का। अपर हाउस हैज सम नॉमिनेटेड मेंबर। तो देखो, अगर हम दोनों में कॉमन के बारे में बात करें तो क्या होगा? अपर हाउस हैज नॉमिनेटेड मेंबर। देखो, यहाँ पे है, लेकिन यूएसए में कोई नॉमिनेटेड मेंबर का हिसाब नहीं है। रेसिडुअरी पावर यूएसए में सेंटर के पास होती है, स्टेट के पास होती है। हमारे यहाँ रेसिडुअरी पावर सेंटर के हाथ में होती है। ध्यान रखना, अवशिष्ट शक्तियां जो ना ही स्टेट, कॉन्करेंट और आपके सेंट्रल लिस्ट में है, वो रेसिडुअरी पावर में चली जाती है, जो कि सेंटर के हाथों में होती है। लेकिन अगर हम पॉकेट वीटो के बारे में बात करें तो पॉकेट वीटो यूएसए के राष्ट्रपति के पास भी है और इंडिया के राष्ट्रपति के पास भी है। अब कुछ चीजें समझो, जरा देखो। देखो, अगर हम बात करें यूएसए के बारे में बात करें और इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, तो इंडिया में 4 तरह के वीटो के बारे में बेसिकली बात किया गया है। देखो, बेसिकली 4 तरह का वीटो होता है, उसमें से 3 वीटो इंडिया के पास है, लेकिन अब हम एक वीटो के बारे में बात करेंगे जो यूएसए के पास भी है। ठीक है, यूएसए के पास है लेकिन इंडिया के पास नहीं है। तो इंडिया के पास अगर हम वीटो के बारे में अगर हम बात करें, जस्ट अ मिनट, ठीक है, इंडिया के बारे में अगर वीटो के बारे में बात करें तो पहला है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो ऐसा वीटो पावर है, ये राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है जो किसी भी बिल को वो क्या कर सकती है? खारिज कर सकता है, वो मना कर सकता है। ठीक है, बोल सकता है भाई हम इसको पास नहीं करेंगे। वो किस केसेस में किया जाएगा? जब नॉन मेंबर बिल होगा, किसी नॉन मेंबर के द्वारा, नॉन मिनिस्टर के द्वारा, मेंबर नहीं, जो मिनिस्टर नहीं है उनके द्वारा कोई बिल लाया जाएगा, या फिर
अगर किसी गवर्नमेंट ने बिल भेजा है राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए और उसी समय वो गवर्नमेंट गिर जाती है, तो वो बिल को राष्ट्रपति के द्वारा एब्सोल्यूट वीटो दे दिया जाएगा। ठीक है, उस बिल को नकार दिया जाएगा। ठीक है, कि नई सरकार आएगी तो नया बिल आएगा भाई, जिसे पेप्सू एक्ट याद है सभी को, पेप्सू एक्ट बताना है जरा इस पेप्सू एक्ट के बारे में, अगर याद हो तो। इसको इस पे राष्ट्रपति ने एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया था। ये है क्वालिफाइड वीटो। अगर हम क्वालिफाइड वीटो के बारे में अगर हम बात करें तो क्वालिफाइड वीटो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यूएसए के पास में। इसका मतलब क्या है, मान लो राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल गया एक्ट बनने के लिए, राष्ट्रपति ने इसको घुमा के पार्लियामेंट के पास भेज दिया, पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट के पास भेजा और इस बिल को राष्ट्रपति ने दोबारा से पार्लियामेंट के पास भेज दिया। तो अगर मान लो पहले 50 लोगों ने वोट करके उस बिल को पास किया था, तो दोबारा राष्ट्रपति के पास जाने के लिए वो उस बिल पे कम से कम 51 वोट होने चाहिए। मतलब क्या है, पहले जितनी मेजोरिटी से उस बिल को पास किया गया था उससे ज्यादा मेजोरिटी से उस बिल को पास करना होगा। ये है क्वालिफाइड वीटो, जो कि यूएसए में है, इंडिया में नहीं है। तीसरे वीटो के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो के बारे में अगर हम बात करें तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पहले जितने मेजोरिटी से उस बिल को पास किया गया था उससे कम मेजोरिटी से भी अगर बिल को पास किया जाए या उससे ज्यादा मेजोरिटी, इक्वल मेजोरिटी से भी पास किया जाएगा, तो उस बिल को राष्ट्रपति को उस बिल पे साइन करना होगा। समझ लो, मतलब कोई पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आया, अब प्रेसिडेंट ने उस बिल को वापस किया, तो पहले वो बिल अगर मान लो 50 मेजोरिटी से था तो 49 मेजोरिटी से भी उस बिल को पास किया जा सकता है, 50 से भी और 51 से भी। तो राष्ट्रपति के पास जब ये बिल आएगा तो राष्ट्रपति को साइन करना होगा उस बिल पे। ये तीसरा वीटो हो गया। अब ये चौथा वीटो, बड़ी मजेदार बात है, ये चौथा वीटो ही आपके प्रश्न है। जरा देखो चौथा वीटो, देखो चौथा वीटो क्या है आपका, पॉकेट वीटो। देखो यूएसए में राष्ट्रपति 10 दिनों तक ही इस बिल को रोक करके रख सकता है। 10 दिन के बाद राष्ट्रपति को उस बिल पर हाँ या ना बोलना होगा। लेकिन अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया चाहे तो उस बिल को अनिश्चित काल तक, इनफिनाइट काल तक राष्ट्रपति के द्वारा उस बिल को अपने पॉकेट में रखकर भूला जा सकता है। मतलब क्या है, उसपे वो ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास यूएसए में क्या है, टाइम लिमिट है। लेकिन पॉकेट वीटो दोनों को दिया गया है, इंडिया को भी और यूएसए को भी। तो 3 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, तो थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस भी हो रहा है, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हो। बाकी काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। तो जो लोग भी पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बीपीएससी स्पेशल भी शुरू हो गया है, आप उसको भी देख सकते हो। इम्तियाज अहमद की बुक डिस्कशन शुरू हो चुका है, आप उसको भी एंजॉय कर सकते हो। बाकी एनसीईआरटी भी हमने यहाँ डिस्कस किया है, लक्ष्मीकांत के कुछ चैप्टर डिस्कस किए, तो आप वो भी देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताना है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन द यूएसए। यूएसए में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज ऑफ फेडरल फॉर्म। गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस क्या है, फेडरल फॉर्म में है। प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, आपके आपके अपॉइंट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, पीपल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसमें से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। देखो, तो इसका स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है। अब जरा देखो, देखो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था, क्यों बोला है मैंने कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आपके, ये क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स में सारे के सारे स्टेट और राज्य के बीच में क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या है, क्लियर कट पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि सेंटर ये करेगा, स्टेट ये करेगा, और दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं। हमारे यहाँ ना तो फेडरल है ना ही यूनिटरी है, दोनों दोनों का मिक्स है हमारे यहाँ। ठीक है, क्वासी फेडरल है आप कह सकते हो, पूरी तरह से फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है। वहां क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई सेंटर ये काम करेगा, स्टेट ये काम करेगा, दोनों एक दूसरे के काम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, टांग नहीं अड़ाएगा। समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट देखो,
द फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट डिस्क्राइब इन 7 शेड्यूल। 7वीं अनुसूची में क्या है भाई, तो सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। आपके केंद्र सूची, राज्य सूची और क्या है, समवर्ती सूची, ये तीनों ही सूचियां 7 शेड्यूल में लिखा हुआ है। स्टेट लिस्ट में वो सारी बातें लिखी हुई है तो स्टेट जिसपे कानून बना सकता है, केंद्र सूची में वो सारी बात लिखी हुई है जिसपे सेंटर कानून बना सकता है। कॉन्करेंट सूची में स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन अगर स्टेट और सेंटर के बीच में किसी भी तरह की कोई भी मारामारी होगी, मतलब दोनों में से किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा किसी भी लॉ पे, तो सेंटर की बात मानी जाएगी, मतलब सेंटर का क्या है, ज्यादा पलड़ा भारी है यहाँ पे। अब ये जो 7 शेड्यूल है ये हमने कहाँ से लिया, 7 शेड्यूल में जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये कहाँ से लिया है, तो कनाडा से लिया है। हाँ ठीक है, सॉरी यूएसए से लिया है। कनाडा से तो हमने क्या लिया, फेका, फेडरल सिस्टम कनाडा से लिया है, और ये यूएसए से लिया है। देखो कैसे याद रखोगे यूएसए आपके, अरे गड़बड़ हो गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, यूएसए से नहीं लिया है, ठीक है, कहीं और चला गया था दिमाग तो इसलिए यूएसए बता दिया था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। देखो सावधानी घटी दुर्घटना घटी, है ना, तो याद कैसे करोगे भाई, तो ऐसे याद, देखो काव होता है ना, तो काव से याद कर लो, एयू है, ठीक है, ये नया वाला काव है, सी ए यू काव, सी से कॉन्करेंट, ए से एयू से ऑस्ट्रेलिया, एफ से फेडरल और ये क्या बोलते हैं फेका, एफ से फेडरल और सी ए से कनाडा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द कंसेप्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी हमने कहां से अडॉप्ट किया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमा घुमा के पूछता है, अभी आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कितने तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ लिया है। तो कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है, ये बिल्कुल याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कहाँ है डीपीएसपी, तो पार्ट 4 में है। आर्टिकल क्या है, 36 to 51 आर्टिकल है, पार्ट 4 36 to 51 आर्टिकल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन अ सर्टेन फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्री, कुछ अदर फीचर्स लिए गए हैं अदर आपके दूसरे कंट्रीज से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए। कहां से लिया गया है, फ्रांस, आयरलैंड, जापान और यूएसए। आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, देख लो सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ है जो हमने टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस, जो हमने काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में क्या होता है, कुछ लोगों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, प्रतिभा, अनुभव, सेवा, इन सब के बेसिस पे राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुछ लोगों को मनोनीत किया जाता है। कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है, आपके लिए सवाल है, कमेंट सेक्शन में सवाल का आंसर जरूर देना। देखो आंसर्स वगैरह देते जाया करो कमेंट सेक्शन में, ताकि क्या होता है ना, जब आपके आंसर आते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इंटरेक्टिव क्लास लग रही है, मजा आ रहा है पढ़ने में, और आप ध्यान से क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मुझे भी आपके सेशन बनाने में ज्यादा मजा आएगा जब आप थोड़ा और इंटरेक्ट करोगे चीजों को और कमेंट सेक्शन में लिखते रहोगे, ठीक है। आयरिश रिपब्लिक, कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, तो क्या है ये आपके कहां से लिया गया भाई, तो अभी बताया था ना, आयरिश रिपब्लिक से लिया गया। तो राज्यसभा से रिलेटेड कोई भी चीज, डीपीएसपी, ये सब कहां से लिया गया है, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट देखो, फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इमरजेंसी प्रोविजन, देखो आ चुका है, इस बार भी यूपीपीएससी में ये सवाल देखने को मिला है, तो किसी ना किसी एग्जाम में एक सवाल जरूर रहेगा। अभी करंटली बिहार पीएससी आने वाला है, तो बिहार पीएससी में एक सवाल आपको यहाँ से देखने को जरूर मिल जाएगा। फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिया है, तो भाई यूएस से लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया है, तो यूके से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखो फंडामेंटल राइट भाई अभी बताया कहां से लिया गया है, फंडामेंटल राइट यूएसए, यूएस राइट्स ऑफ बिल, यहां से लिया गया है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कैबिनेट गवर्नमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो कहां से लिया गया भाई, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूनियन स्टेट रिलेशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम, प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, रिजर्विंग फॉर प्रेसिडेंट, डिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, कॉन्करेंट लिस्ट कहां से लिया गया है। अगर हम रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करें तो इंग्लैंड से लिया गया है। प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहां से लिया गया, तो भाई जापान से लिया गया है।
रिजर्विंग ऑफ बिल ऑफ गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, ये कहाँ से लिया गया है? बिल को रिकंसिडर करने के लिए रिजर्व करके रखना है, कनाडा। और क्या लिया गया है कनाडा से? याद रखो, फेका फेडरल सिस्टम कनाडा, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, रूल ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी होगा इसका आंसर, याद रखना। क्वेश्चन कई बार आपसे ये पूछा जा चुका है, तो इसलिए गड़बड़ मत करना भाई, सभी याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं, तो भी आपको कुछ मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन मिलेंगे। घबराना मत, आराम से आंसर देना, सबका आंसर निकलेगा। डीपीएसपी कहाँ है भाई? तो आयरलैंड है। फंडामेंटल राइट कहाँ है जरा बताओ? यूएसए है भाई। फिर कॉन्करेंट लिस्ट के अभी बताया था, काउ ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और यूनियन, इंडिया एज ए यूनियन, इंडिया एक यूनियन की तरह है, संघ की तरह है, और स्टेट के पास क्या बोलते हैं, और यूनियन के पास ज्यादा पावर है। बताया था ना, कनाडा, कनाडा का फेडरल सिस्टम हमने फॉलो किया है, तो कनाडा से लिया गया है। आंसर क्या है? डी है आंसर। क्वेश्चन देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन कितनी तरीके से घुमा घुमा के पूछा गया है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से लिया है? तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है। यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटी लिया है। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। कौन सी कमेटी का योगदान रहा है? तो स्वर्ण सिंह कमेटी, इनके द्वारा बोला गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ना चाहिए। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चैप्टर जो है फंडामेंटल राइट को बोरो किया गया है क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, इसलिए ये बहुत बड़ा है। तो बताना है कि क्या आंसर होगा इसका, समझ रहे हो? देखो, ठीक है, बात तो सही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का जो संविधान है, सबसे लंबा संविधान है, बहुत करेक्ट बात बोला गया है। चैप्टर जो फंडामेंटल राइट का, वो भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, बिल ऑफ राइट से लिया है, यूएसए के। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन क्या दोनों में का आपस में कनेक्शन है क्या? नहीं भाई, कनेक्शन कुछ नहीं दिख रहा। फंडामेंटल राइट की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा नहीं हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों को ऐड किया गया है, हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी बातों को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, इसमें सारी चीजों को उन्होंने ऐड करने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा हो गया है। 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया गया है, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है। पैसे कितने खर्च हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने बताया था आप लोगों को कितने आर्टिकल हैं, तो 448 आर्टिकल, 12 आपके स्केड्यूल्स और 25 पार्ट है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 स्केड्यूल थे। याद रखना, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 स्केड्यूल, 448 आर्टिकल, 12 स्केड्यूल, 25 पार्ट, करंट है ये। चलो नेक्स्ट देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट as incorporated in the Indian Constitution has been adopted from France, Britain, USA और रशिया। कहाँ से अडॉप्ट किया गया है फंडामेंटल राइट को? क्या बताया था? यूएसए से अडॉप्ट किया गया है। अब कुछ चीजें और समझो जरा, थोड़ा सा आपका जो ये बड़ा हो जाएगा सेशन, तो घबराना मत, आराम से तसल्ली से देखना, बहुत मजा आएगा। बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पे सीखी है, आपको ऐसा लगेगा अगर आप अपने कान और दिमाग दोनों खोल के सेशन सुनेंगे। तो पार्ट 3, 12 से 35 फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी। क्वेश्चन ऐसे ही एज इट इज पूछ लिया जाता है कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर कहां से कहां तक के आर्टिकल आते हैं। तो 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, ये है 19 से 22 राइट टू फ्रीडम। फिर हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ, 23-24 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से 26, ठीक है,
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट लिख लो, लिखना चाहते हो तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, एज इट इज आ जाता है। एजुकेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट किस आर्टिकल के बीच में है, तो याद रखना 29 और 30। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो ये है आपके छह मेन पार्ट में डिवाइड किया गया पूरे के पूरे आर्टिकल को, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट देखो, सोवरेन पार्लियामेंट इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ, सोवरेन पार्लियामेंट संप्रभु संसद किसका योगदान है, तो किसका योगदान है भाई, संप्रभु संसद आपके इंग्लैंड का योगदान है, याद रखना संप्रभु संसद इंग्लैंड का योगदान है। अभी बताया था ना, ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, मतलब पार्लियामेंट के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। जिस पार्लियामेंट ने जो भी नियम कानून बना दिया वो क्या होगा, सभी लोगों पर लागू हो जाएगा एज इट इज, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो चाहे वो नहीं हो। लेकिन इंडिया में अगर पार्लियामेंट ने कोई भी नियम कानून बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताए हुए फ्रेमवर्क के बाहर है, तो उस चीज को क्या हो जाएगा, आपका नल एंड वॉइड करार कर दिया जाएगा। किसके द्वारा भाई, जुडिशियल रिव्यू के तहत, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, समझ रहे हो, जुडिशरी के द्वारा जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको नल एंड वॉइड करार कर दिया जाएगा। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट सोवरीन है, इंडिया में पार्लियामेंट सोवरीन नहीं है। याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। From where did India adopted the federal system with a strong center? अभी बताया ना, फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने कहां से अडॉप्ट किया, कनाडा से। देख लो, फेडरल सिस्टम बस याद रखना कि भाई कनाडा से किया है। उसके बाद फेडरल सिस्टम के साथ कोई भी शब्द को चिपकाया जाए, कोई भी सेंटेंस जोड़ा जाए, उसका आंसर क्या होगा, फेका, भाई कनाडा। नेक्स्ट देखो, वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय, हमने संसदीय प्रणाली कहां से अडॉप्ट किया है, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। कहां से अडॉप्ट किया है, तो भाई हमने यूके से अडॉप्ट किया है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स है कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं किसी भी पार्ट को, कहां से लिया है, ब्रिटेन, अमेरिका, साउथ अफ्रीका और जर्मनी। तो कहां से लिया है हमने, साउथ अफ्रीका से लिया है। एक सवाल और पूछा जाता है कि आर्टिकल 368 के बारे में, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, तो कौन सा पार्ट है, तो पार्ट 20 है भाई, याद रखना। ठीक है, एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368 इसके अंदर। रूल ऑफ लॉ, स्पेशलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया, कहां की स्पेशलिटी है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कहां है भाई, रूल ऑफ लॉ है आपके ब्रिटेन का। किसके द्वारा दिया गया था भाई, लॉर्ड डाइसी के द्वारा दिया गया था, ये जनक है रूल ऑफ लॉ। कई बार मेंस में भी पूछ लेता है कि रूल ऑफ लॉ को डिफाइन कीजिए, तो रूल ऑफ लॉ पे आप एक छोटा सा पैरा तैयार कर सकते हो, 200 से 250 वर्ड का, ये आ जाता है एग्जाम में। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, कोई भी एवं नहीं है लॉ का, लॉ इज सुप्रीम, लॉ क्या है, लॉ सुप्रीम है भाई, कानून सर्वोच्च है, लॉ सुप्रीम है, या नो वन इज अबव द लॉ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, बस जो करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करना है भाई, ब्रिटेन। नेक्स्ट देखो, इम्पीचमेंट प्रोसेस, अगर हम बात करें महाभियोग की प्रक्रिया कहां से अपनाई गई है, यूएसए, यूके, यूएसएसआर और फ्रांस, कहां से अपनाया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो हमने अपनाया है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, यूएसए से अपनाया है। प्रियम्बल कहां से लिया है, यूएसए से। फंडामेंटल राइट कहां से लिया है, यूएसए से। इम्पीचमेंट प्रोसेस कहां से लिया है, यूएसए से। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है 61, याद रखना, आर्टिकल 61 इंडिया का इम्पीचमेंट के बारे में बताता है, राष्ट्रपति की महाभियोग के प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 61 बताता है। और भी बहुत सारी चीजें हमने ली है यूएसए से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रिमूवल करना जजेस को सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट को,
वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, पदेन सभापति होंगे राज्यसभा के, ये हमने यहाँ से लिया है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम करेगी, किसी पर डिपेंड नहीं होगी, यहीं से लिया है हमने। तो ये चीजें और लिया है। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हेड हुए प्रेसिडेंट, कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। तो क्या क्या चीजें यूएसए से ली है? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम करेगी, फिर आपके प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होंगे। तो ये सारी बातें यूएसए से लिया गया है। वीडियो को पॉज करना, A4 शीट रखना साथ में और उस पर उसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो छूटना नहीं चाहिए आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन मेंबर ऑफ राज्यसभा। नॉमिनेशन जो करना है मेंबर का राज्यसभा में, कहां से लिया गया है? अभी बताया था राज्यसभा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो कहाँ है? आयरलैंड। आंख बंद करके लगा देना भाई, आयरलैंड है। 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में। सवाल पूछा था आपको, बता भी दिया कि 12 मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के अंदर, नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा के अंदर। नेक्स्ट देखो, From which of the following country Indian Constitution borrowed the feature the written Constitution? कहाँ से borrow किया है हमने written आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर को? यूएसएसआर, यूएस, यूके, यूएसए, यूएस और जापान। कहाँ से लिया है? तो भाई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का कौन सा था? यूएसए था, याद रखना। और हमने ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर कहाँ से लिया है? तो यूएसए से लिया है। सी हो जाएगा इसका आंसर। आज का आखिरी सवाल जरा देखेंगे। Cabinet system and collective responsibility are the contribution of cabinet system और collective responsibility किसका contribution है? आयरलैंड, यूएस, इंडिया और ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का क्या है? आपका contribution है कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट प्रणाली। कौन से आर्टिकल में बोला गया है कि जितने भी मंत्री होंगे, मंत्री परिषद जो होगी, मंत्री होंगे, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के प्रति। तो आर्टिकल 75, याद रखना। आर्टिकल 75 कहता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, मतलब ये तब तक ही अपनी सत्ता पे रहेंगे जब तक कि इनको मेजोरिटी हासिल होगी भाई, ठीक है। जब तक ये एंजॉय कर रहे हैं मेजोरिटी, तब तक ये क्या करेंगे? काम कर सकते हैं। जैसे ही मेजोरिटी गिरी, सरकार गिर गई। समझ पा रहे हो? तो कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किस आर्टिकल में बोला गया है? तो आर्टिकल 75। तो चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्टिंग चैप्टर आर्टिकल एंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग पढ़ के आना चैप्टर, ताकि आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। काफी सारे आर्टिकल्स होंगे, काफी सारे शेड्यूल्स होंगे उसमें, जो आपकी चीजों को क्लियर करेगा। बाकी जो लोग पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।